हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वॉल्वुलर डिफॉर्मिटीज देख रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग वॉल्वुलर डिफॉर्मिटीज में माइट्रल रिगर्जिटेशन चैप्टर देखने वाले हैं फ्रेंड्स। रिगर्जिटेशन का मतलब हमने पिछले लेक्चर में देखा है। रिगर्जिटेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती। ठीक है, रिगर्जिटेशन में वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती। और माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे जो माइट्रल वॉल रहते हैं ना, हमारी माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती। ठीक है, माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसी को बोलते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। अभी हम लोग जरा सा डायग्रामेटिक देख लेते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन कैसे होते हैं और उस वजह से जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन करते हैं वो हम लोग अभी डायग्रामेटिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझे हमारा हार्ट है। ठीक है, समझे हमारा हार्ट है और ये हार्ट में जो है हमारी माइट्रल वॉल है। ठीक है, ये हमारी माइट्रल वॉल है। ठीक है, माइट्रल वॉल है। ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। फ्रेंड्स, जब ब्लड एक पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड क्या होता है फ्रेंड्स? लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हुए जो माइट्रल वॉल है ना, वो माइट्रल वॉल ओपन होती है। ठीक है, माइट्रल वॉल ओपन होती है और ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ब्लड है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ब्लड है, ये एओर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा में से ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करके एओर्टिक वॉल ओपन होती है। एओर्टिक वॉल ओपन होने के बाद ऑल ओवर बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, ये पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट ये एओर्टा में से एओर्टिक वॉल ओपन से एओर्टा में जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? ये माइट्रल रिगर्जिटेशन में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, माइट्रल रिगर्जिटेशन में ये माइट्रल वॉल जो है ना प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती। ठीक है, माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसलिए सम पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में का सम पार्ट ऑफ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फिर से मिक्स होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप करते हैं तो सम पार्ट ऑफ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और सम पार्ट ऑफ ब्लड ये एओर्टिक वॉल थ्रू ऑल ओवर बॉडी में जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये माइट्रल रिगर्जिटेशन में वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में का ब्लड थोड़ा पार्ट, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पार्ट ये लेफ्ट एओर्टा में आता है और थोड़ा पार्ट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि माइट्रल वॉल ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती। ठीक है, इसी की वजह से ब्लड मिक्सिंग होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो एंड डायस्टोलिक जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है ना, वो एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पूरा ब्लड ये एओर्टा में जाना चाहिए, पूरा ब्लड नहीं जाता, कुछ पार्ट ऑफ ब्लड एओर्टा में जाता है और कुछ पार्ट ऑफ ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। इसी की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या फ्रेंड्स प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर क्रिएट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर क्रिएट करने के बाद फिर से बैक फ्लो पैथोलॉजी की वजह से लेफ्ट एट्रिया पे प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया पे प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे जैसे ये डिसीज प्रोग्रेस होता है ना, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है, ये फिर से बैक फ्लो पैथोलॉजी की वजह से पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट होते हैं। पल्मोनरी कंजेशन एक बार स्टार्ट हो गया, फिर से बैक फ्लो पैथोलॉजी की वजह से ब्लड बैक फ्लो पैथोलॉजी की वजह से ये ब्लड क्या होता है फ्रेंड्स पल्मोनरी आर्टरी थ्रू फिर से ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर क्रिएट करता है। राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर क्रिएट करके फ्रेंड्स राइट एट्रिया पे प्रेशर क्रिएट करता है। राइट एट्रिया पे प्रेशर क्रिएट करके ये फिर ऑल ओवर बॉडी में फिर कंजेशन स्टार्ट होता है और ये सी शेप की कंडीशन होती है फ्रेंड्स। जैसे सी शेप की हमने पैथोलॉजी देखा ना, सी शेप की कंडीशन होती है और वायरल पेटेलिमा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो माइट्रल जरा सा देखते हैं हम लोग माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, फिर माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, एज वेल एज उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर आने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है और बैकफ्लो पैथोलॉजी से फिर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। बाद में पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट होता है बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से, पल्मोनरी कंजेशन थ्रू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन तो फिर बैकफ्लो पैथोलॉजी से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, फिर वो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, बाद में पेडल एडिमा, ये सब पैथोलॉजी फ्रेंड्स। जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे ये सब चीजें होने स्टार्ट होने लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह ये माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से ये सारी चीजें होने लगती है फ्रेंड्स। इसलिए पेशेंट को ऐसे फटीग वगैरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सब प्रॉपर्ली पूरा ब्लड पंप होगा ऑल ओवर बॉडी में जाना चाहिए ना, ऑल ओवर बॉडी में या हमारे आर्टरियल ट्री में ब्लड पूरा का पूरा जाता नहीं फ्रेंड्स, पूरा मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए पेशेंट को फटीग वगैरह
जो मेटाबॉलिज्म वगैरह रिड्यूस होने की वजह से फटीग वगैरह पेशेंट को दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स वगैरह दिखाई देने थे। हम लोग जरा सा भी माइटरल रिगर्जिटेशन की पैथोफिजियोलॉजी देखी है, माइटरल रिगर्जिटेशन कैसे डेवलप होता है ये देखा फ्रेंड्स। अभी हम लोग उसके एक्चुअल कॉजेज देख लेते हैं कि माइटरल रिगर्जिटेशन होता क्यों है फ्रेंड्स। मैक्सिमम 50% केसेस में ना माइटरल रिगर्जिटेशन रोमैटिक ओरिजिन की वजह से होती है, ठीक है। मैक्सिमम रोमैटिक ओरिजिन की वजह से 50% केसेस ये माइटरल रिगर्जिटेशन के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में ये माइट्रोलर प्रोलैप्स की वजह से, माइट्रोलर प्रोलैप्स में फ्रेंड्स पोस्टीरियर जो कप्स रहता है ना माइट्रोलर का, पोस्टीरियर कप्स वो लूज पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं माइट्रोलर प्रोलैप्स। माइट्रोलर प्रोलैप्स में भी इसी की वजह से फ्रेंड्स ये भी माइटरल रिगर्जिटेशन हो सकता है। जो मायोकार्डाइटिस वगैरह इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है ना, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में मायोकार्डाइटिस एज वेल एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और वायरल एंडोकार्डाइटिस, ये इन्फेक्टिव पैथोलॉजी की वजह से भी माइट्रोलर प्रोलैप्स हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरडायलेटेशन, जो लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन वगैरह होता है ना, कुछ डिसीजेस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन की वजह से, आईएसडी की वजह से, ये सब डिसीजेस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन हो गया तो फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ पे जो कॉर्डा टेंडन है ना, कॉर्डा टेंडन हमारे यहाँ पे, कॉर्डा टेंडन है ना यहाँ पे, सॉरी कुछ ऐसे डिसीजेस है वहाँ पे कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो कॉर्डा टेंडन होता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, कॉर्डा टेंडन वो जो कॉर्डा टेंडन है ना माइट्रल वॉल के जो है ना, माइट्रल वॉल का कॉर्डा टेंडन उसको खींच लेता है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे डिसीजेस है जो लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन, कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन हो सकता है वहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन के पेशेंट में, आईएसडी के पेशेंट में, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन जब होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ कॉर्डा टेंडन में भी स्ट्रेच होती है। कॉर्डा टेंडन जब स्ट्रेच होता है तो ऑटोमेटिकली माइट्रोलर प्रोलैप्स में हो सकता है फ्रेंड्स ऐसे डिसीजेस में। इसलिए हम लोग ये भी ध्यान में रखना है कि ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायलेटेशन दैट इज एयोर्टिक वॉल डिजीज में, एयोर्टिक वॉल डिजीज में, हाइपरटेंशन में, आईएसडी के पेशेंट में, इनकी वजह से वो कॉर्डा टेंडन पे प्रेशर क्रिएट होता है और वो माइट्रोलर प्रोलैप्स में हो सकता है ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे डिजीजेस में। इसलिए ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये हो गया फ्रेंड्स कॉजेस है। अब हम लोग जरा सा माइट्रल रिगर्जिटेशन के कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। माइट्रल रिगर्जिटेशन में जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसी की वजह से फ्रेंड्स जो ऑल ओवर बॉडी में जो लीक की वजह से ऑल ओवर बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई होता नहीं है। और जो आर्टेरियल ट्री में जो ब्लड मेंटेन होना चाहिए, आर्टेरियल ट्री में ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता। और जो हमारे बॉडी की जो नीड होती है ना, बॉडी की नीड जो होती नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है और ऑक्सीजनेशन भी हर टिश्यू को कम होता है। इसी की वजह से पेशेंट को फ्रेंड्स फटीग डेवलप होता है, फटीग होता है, वीकनेस होता है, थोड़ा सा भी चलने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होती है ड्यू टू फटीग होता है, वीकनेस होता है ड्यू टू लेस कार्डियक आउटपुट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है। हमारा जो आर्टेरियल ट्री में जो ब्लड होता है ना, वो भी आर्टेरियल ट्री में ब्लड पूरा मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है। उसी की वजह से फटीग एंड वीकनेस दिखाई देते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ लो कार्डियक आउटपुट एंड सिम्टम्स ऑफ लो कार्डियक आउटपुट मतलब पेशेंट को फटीग, वीकनेस, लो ऑक्सीजनेशन की वजह से फिर डिस्निया वगैरह स्टार्ट होता है। और पेशेंट को वैसे पल्मोनरी एडिमा भी होता है ना, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे पेशेंट को पल्मोनरी कंजेशन भी स्टार्ट होता है। पल्मोनरी कंजेशन की वजह से पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा बाद में एक्सर्शन डिस्निया, कंजेशन, कफ, पैराजोनल डिस्निया, ये सब चीज़ें हम लोगों को ये दिखाई देती है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में। ये लेकिन ये डिसीजेस फ्रेंड्स जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है ना वैसे वैसे ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में। ये हो गए सिम्टम्स फ्रेंड्स। साइन में क्या दिखेगा फ्रेंड्स, साउंड में हम साइन यहाँ पे हम लोग उसके कुछ साइन देख लेते हैं, ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन के कुछ साइन देख लेते हैं फ्रेंड्स। साइन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑस्कल्टेशन करते हैं ना, जब हम लोग ऑस्कल्टेशन करता है, हमारा जो S1 साउंड है ना, S1 साउंड बोलते हैं, एकदम स्लोली सुनाई देता है, ठीक है, क्वाइट S1 साउंड बोलते हैं इसको। क्योंकि क्या हुआ फ्रेंड्स, S1 साउंड क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल प्रोड्यूसेस S1 साउंड, ठीक है। हमें पता है कि क्लोजर ऑफ माइट्रल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल प्रोड्यूसेस S1 साउंड। यहाँ पे माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती, इसलिए पेशेंट में से फ्रेंड्स S1 साउंड एकदम क्वाइट मतलब एकदम धीरे से सुनाई देता है, ठीक है, हल्का सा आवाज आता है उसका, इसलिए क्वाइट S1 साउंड इसको भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑन ऑस्कल्टेशन अबनॉर्मल क्लोजर ऑफ द वॉल, ऑन ऑस्कल्टेशन अबनॉर्मल क्लोजर ऑफ द वॉल में कॉजेस क्वाइट S1 साउंड, ठीक है, क्वाइट S1 साउंड एंड इंक्रीज फॉरवर्ड फ्लो होता है ना उसमें, ड्यू टू इसमें गिव राइज टू HD साउंड, ठीक है। इंक्रीज फॉरवर्ड फ्लो भी होता है ना, इसका फॉरवर्ड फ्लो रहता है,
इसलिए पेशेंट को S3 साउंड भी दिखाई देते हैं एंड मिड डायस्टोलिक मरमर दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर क्वाइट S1 साउंड इन राइज में राइज टू S3 एंड मिड डायस्टोलिक मरमर, ये तीन चीजें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स साइन में इसकी, ठीक है। क्वाइट S1 साउंड due to forward may follow give rise to S3 sound and mid diastolic murmur, ये तीन चीजें हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। साइंस ऑफ रेस्ट पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, जो हम लोग लंग कंजेशन वगैरह फॉरवर्ड जो डिसीज प्रोग्रेस होने के बाद जो लंग कंजेशन होता है ना, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स पल्मोनरी रेंज वगैरह दिखाई दे सकती है। साइंस ऑफ रेस्ट पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर दैट इज क्रेपिटेशन दिखाई देता है, पल्मोनरी एडिमा एंड एफिशिएंसी वगैरह ये सब चीजें दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन होता है तो इसकी वजह से ये सब चीजें हमें दिखाई देती है फ्रेंड्स, ठीक है। लो कोलैप्सिंग पल्स, यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्पेशल कैरेक्टर भी दिखाई देता है पल्स में, लो कोलैप्सिंग पल्स, उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको वाटर हैमर पल्स बोलते हैं। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, इसमें रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट रहता है पल्स का, ठीक है। क्योंकि आर्टेरियल ट्री में लो कार्डियक आउटपुट रहता है, आर्टेरियल ट्री में ब्लड ज़्यादा नहीं रहता, ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक वेव रहते हैं, ठीक है। रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट रहता है पल्स का, ये हो गया अपस्ट्रोक एंड कुछ डाउनस्ट्रोक ऐसा, ये पल्स में अपस्ट्रोक एंड रैपिड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं वाटर हैमर पल्स, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। लो कोलैप्सिंग पल्स दैट इज वाटर हैमर पल्स, यहाँ पे माइट्रोलॉजिकल कंडीशन में दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। अभी हम लोग जरा सा उसकी इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। ये पार्ट हमने अभी देखा फ्रेंड्स की पैथोफिजियोलॉजी कैसे करती है, अब हम लोग जरा सा इसके इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो माइट्रोल रिगर्जिटेशन है, जो माइट्रोल रिगर्जिटेशन 2D इको में अच्छी तरह से दिखाई देता है, और हम लोग बेसिक ईसीजी देख लेते हैं। ईसीजी में हमें क्या दिखाई देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है, बाद में जैसे जैसे डिजीजेस प्रोग्रेस होते हैं ना, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी, लास्टली सीसीएफ के चेंजेस भी दिखाई देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी जो V5 इश्यूज जो है ना, ब्रॉड एकदम क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो होता है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की ईसीजी में चेंजेस दिखाई देते हैं। लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी मतलब यहाँ पे बाइफेसिक पीवी वगैरह हमें दिखाई दे सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। 2D इको में क्या क्या देखना है हमें, इजेक्शन क्लिप वगैरह दिखता है यहाँ पे, जो टीवी इको में जो लीक होता है ना, यहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन में जो लीक होता है वो लीक वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स 2D इको में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेटेशन है, लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग 2D इको में देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग उसको जरा सा एक्चुअल मैनेजमेंट पे देखते हैं कि एक्चुअल मैनेजमेंट फ्रेंड्स कैसे करते हैं फ्रेंड्स। पेशेंट सबसे पहले हम लोग जरा सा डाइटरी मैनेजमेंट देखते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पेशेंट को लो सोडियम मतलब लो साल्ट डाइट देना है। लो साल्ट डाइट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट को नमक की मात्रा कम देनी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम से जो वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ रहा होता है। पहले से ही पेशेंट को फ्रेंड्स डिसीज जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे डिजीनेस स्टार्ट होने लगता है, और पेशेंट को वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से भी फिर से तकलीफ होने लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पहले सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट इंटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट की रेस्ट्रिक्ट करनी है, क्योंकि पेशेंट को वैसे एक्सर्शन डिजीनिया रहता है ना इस डिसीज में, इसलिए पेशेंट को की रेस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी भी रेस्ट्रिक्ट करनी रहती है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में। हम लोग जरा सा भी ड्रग मैनेजमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। ड्रग मैनेजमेंट में हम लोग जरा सा माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में ड्रग मैनेजमेंट करते हैं, और पेशेंट जैसे पूरा एकदम सीवियर हो जाता है ना फ्रेंड्स, इसलिए हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करनी ही पड़ती है। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट में हम लोग क्या क्या देना है फ्रेंड्स। हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे जो वर्कलोड बना रहता है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो वर्कलोड बना रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को जो लोड हमें कम करना है। लोड कम करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा डायबिटीज देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। डायबिटीज देना है, और एक हाथ से डायबिटीज देके फ्रेंड्स लेफ्ट वेंट्रिकल में जो एक्स्ट्रा कंजेशन है ना, एक्स्ट्रा कंजेशन रिलीव करने के लिए हमको हार्ट को फोर्सफुली ब्लड को पंप भी करना है, इसलिए हमें डिकॉक्सिन भी देना रहता है फ्रेंड्स। कई बार हम लोग डिकॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग डायबिटिक्स से करते हैं, और कई बार जरा सा डिसीज प्रोग्रेस वगैरह होता है दिखता है तो ऐसे डिकॉक्सिन भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डायबिटिक्स लाइक फ्यूरोसेमाइड मतलब जो हाइसिन डायबिटिक्स है ना, हाइसिन डायबिटिक्स फ्यूरोसेमाइड दे सकते हैं 40 mg डेली, अलॉन्ग विद डिकॉक्सिन 0.25 mg, डिकॉक्सिन 0.25 mg जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड, जो वॉल्यूम ओवरलोड है ना पेशेंट का, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो कम करने के लिए हम लोग डायबिटिक्स डिकॉक्सिन भी यूज कर सकते हैं। टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड एंड गिव आइनोट्रोपिक सपोर्ट टू द हार्ट, जो आइनोट्रोपिक जो फोर्सफुली ब्लड को पंप करके जो कंजेशन रिलीव करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे पेशेंट में हम लोग डायबिटिक्स एंड डिकॉक्सिन भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब एसी इनहिबिटर्स का रोल क्या है फ्रेंड्स, एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, टू रिस्टोर द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का डायरेक्शन होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का डायरेक्शन होता है, इसी की वजह से हम लोग जरा सा रिस्टोर करने के लिए हमको एसी इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। और कुछ
इसमें टैबलेट कैप्टोप्रिल है 75 to 150 mg फुल डोज में दे सकते हैं फ्रेंड्स पर डेली, ठीक है। और टैबलेट इनहेलेबल 0 to 10 to 20 mg पर डेली दे सकते हैं, ठीक है। टैबलेट कैप्टोप्रिल, टैबलेट इनहेलेबल फॉर एग्जांपल ये हम लोग दे सकते हैं इसी न्यूट्रस में। अब हम लोग बीटा ब्लॉकर सीख लेते हैं फ्रेंड्स। बीटा ब्लॉकर का रोल क्या होता है यहाँ पे, जो कार्डियक जरा सा लोड कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर का रोल क्या होता है यहाँ पे, जो कार्डियक लोड कम करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे टैबलेट मेटाप्रोडोल 20.5 और 12.5 और 25 mg और 50 mg में वंस डेली दे भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग जरा से फ्रेंड्स, लेकिन जो माइट्रोल रिगर्जिटेशन को जो परमानेंटली ट्रीटमेंट रहते हैं ना, माइट्रोल रिगर्जिटेशन में परमानेंटली ट्रीटमेंट माइट्रोल रिप्लेसमेंट रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे डिसीजेस के सिम्टम मेजर सिम्टम्स मतलब पेशेंट को एकदम फैटल भी हो सकता है ये, ठीक है। इसलिए हमें माइट्रोल रिगर्जिटेशन में पेशेंट में जब डिसीज प्रोग्रेस होता है तो उनको माइट्रोल रिप्लेसमेंट ये एडवाइस देना ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। सर्जिकल में माइट्रोल रिप्लेसमेंट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। माइट्रोल रिप्लेसमेंट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि एक बार माइट्रोल रिगर्जिटेशन हो गया जो डिसीज प्रोग्रेस होती है वहाँ पे फिर क्या होता है फ्रेंड्स, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट आर्टेरियल हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी परमानेंटली डायलिसिस वगैरह ये सब चीज़ें हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वगैरह बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए टाइम जाने से पहले ही हमें माइट्रोल रिगर्जिटेशन में माइट्रोल वॉल रिप्लेसमेंट करना रहता है सर्जिकली। ये ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह अच्छी तरह से रहती है फ्रेंड्स, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इतना आते नहीं हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए माइट्रोल रिगर्जिटेशन में भी पेशेंट को माइट्रोल रिप्लेसमेंट वगैरह हम लोग एडवाइस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया माइट्रोल रिगर्जिटेशन।